गुड इवनिंग, बैठिए सभी। हेलो हेलो हेलो। तो क्या था अपना डिस्कशन? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 8th क्वेश्चन में अटक रहा है मामला। आइए, ऐसा क्या है 8th क्वेश्चन में? देखिए जरा, देखिए जरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आईआईटी के मेंस के पेपर का ही सवाल है, ठीक है। तो ये जो शीट है, इसके एक्सरसाइज में सारे मेंस के सवाल हैं। अभी बताओ, ये कितने विद्यार्थियों ने किया है ये होमवर्क? एक्सरसाइज 3 के ये क्वेश्चन कुछ लोग मिल रहे हैं, देख लो आसपास जिन्होंने नहीं किए हैं, उन सबको थैंक यू बोलो भाई, ठीक है। तो जो लोग करके आए हैं और जो नहीं करके आए हैं, उनको अपन को रोज थैंक यू बोलना है, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ने चाहिए। उन लोगों को हम लास्ट में ताली बजाने के लिए रखेंगे। हमारा दोस्त सेलेक्ट हो गया, ताली बजा भाई, है ना, बजाएंगे वो लोग। तो अभी देखो, इसमें एक सैटेलाइट जो है वो एम मास का है, इसको वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च किया है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सैटेलाइट को पत्थर की तरफ फेंक रहे हैं, है ना। लॉन्च कर दिया है, लॉन्च करना मतलब फेंक दिया, फेंक दिया भाई। ये लो, ये क्या है? तो हमने क्या किया है कि एक सैटेलाइट को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया है। तो ये सैटेलाइट जैसे किसी पत्थर को फेंकते हैं, वैसे ही ये ऊपर जाता रहता है, चुपचाप जाता रहता है। ये कुछ भी करता नहीं इस तरह का प्रोसेस कोई भी, जब तक कि वो आर हाइट पे नहीं पहुंचता है। रॉकेट अपना कोई रॉकेट वाला कारनामा नहीं दिखाता है, पत्थर की तरह शांतिपूर्वक जाता रहता है। अब इसमें लिखा गया कि जैसे ही वो, मतलब सैटेलाइट जब भी पहुंचा ऊपर आर हाइट के ऊपर, अब उस सैटेलाइट में एक रॉकेट फिटिंग किया हुआ था, उसको फायर कर दिया गया यहाँ से, कंट्रोल से ऊपर फेंका। फिर यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं कि आर हाइट पे जाती बटन दबा देना है। तो जैसे ही वो आर हाइट पे गया, तो जमीन से बटन दबाया गया और उससे एक रॉकेट फायर हुआ, और उसका रॉकेट का मास है m/10। और ऐसा कहा गया कि उससे सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करने लग गया। तो अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें उस हाइट का v पता करना पड़ेगा कि सैटेलाइट के पास उस हाइट में v कितना आया होगा। तो वो आपने निकाल लिया होगा, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर, हाफ mv स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय 2r। तो ये m यहाँ से काट देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो u स्क्वायर माइनस 2gm/r v स्क्वायर माइनस gm/r, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस gm/r। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस gr, ये आ गया क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस gr, शक्ल उसका बन गया ऐसा, हाँ ना, ऐसा लिख दिया। अभी फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ पहुंचा इसका वेलोसिटी इतना हो गया, अब इसमें कुछ विस्फोट हुआ, या यूं कह सकते इसे रॉकेट को फेंका गया। कितना था वो रॉकेट? m/10। ये m/10 था, तो ये जो बचा हुआ मास था 9m/10। अब इसके पास वेलोसिटी आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, थोड़ा डायग्राम इधर दिखाते हैं। इसके पास पहले v था और जो इसके टुकड़े हो गए दो, अब इस रॉकेट का तो न जाने क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट था ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से चलने लग गया, तो सैटेलाइट को तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है 9m/10, इसके साथ क्या गुजरा है, इसकी कहानी सुनते हैं हम। ये 9m/10 जो था कभी m/10 के साथ ही रहता था, दोनों एक साथ v से जा रहे थे। फिर m/10 ने कहा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, पर तुझे चक्कर कटा के जाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया कि उसकी जो ऊपर जाने की वेलोसिटी थी उसको खत्म कर दिया, तो निश्चित तौर पर धक्का मुक्की हुई होगी, इसने इसको धक्का मारा होगा, इसने ऊपर धक्का खाया होगा। लोग कहते हैं कि धक्का आपस का होता है तो मोमेंटम कंजर होता है ना। तो ये घटना बड़ी जल्दी की है, धरती के फोर्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा और उस दिशा के मोमेंटम को कंजर्व किया जाएगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। ये तो इस डायरेक्शन का मामला हो गया। फिर वो m/10 जो था उसने ये भी बोला था कि मैं तो तेरे को चक्कर कटाऊंगा, इसके पास इधर कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो इसका मतलब उसने एक Fx भी फोर्स लगाया। धक्का लगाने वाला धक्का जरूर खाता है, ऐसा न्यूटन कह के कहते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि m/10 पे इधर लग गया तो मोमेंटम तो इधर भी कंजर होगा और उधर भी कंजर होगा। तो अगर मैं हिसाब लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, उसमें क्या है, इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं। तो पहले का मास था इसका m और वेलोसिटी थी v, बाद का मास है इसका, दोनों का। अपन को रॉकेट के बारे में कोई चिंता है क्या सवाल में कि वो कहाँ गया? अच्छा, उसी की चिंता कर रखी है, ठीक है। फिर उसका तो सब बताना पड़ेगा ना, रॉकेट के बारे में सब कुछ पूछ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस रॉकेट की वेलोसिटी जो है इस तरफ vx आ गई और इस तरफ vy आ गई, तो रॉकेट का मोमेंटम कंजर्वेशन m इंटू वी पहले का टोटल मोमेंटम था, बाद वाला लिखेंगे इसका तो 0 हो गया, इस तरफ तो मोमेंटम बचा ही नहीं, तो इसका हो गया फिर m/10 इंटू वी वाई। तो यहां से वी वाई की वैल्यू क्या होगी 10v, है ना। उसकी वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में खत्म ही हो गई, है ना। सैटेलाइट की वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में खत्म हो गई, पर रॉकेट के पास में आ गई। तो रॉकेट के पास फिर वेलोसिटी, क्योंकि रॉकेट का मास 10 गुना कम है, तो मोमेंटम को उतने रखने के लिए उसके पास 10 गुना ज्यादा वेलोसिटी आएगी, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसलिए उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 10v हो गई।
अभी एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम तो पहले 0 था, तो मोमेंटम 0 हो गया, तो -9m/10 v0 इज +m/10 इंटू वी एक्स। 10 उड़ गया, तो Vx इज इक्वल टू 9v0। तो इस रॉकेट के पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ 9v0। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हर कोई जानता है, √gm/2r, ऊपर नीचे r से गुणा कर देंगे तो ये कितना होता है, √gr/2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू ये वाला अंडर रूट ऑफ u² माइनस gr, और 9 इंटू अंडर रूट ऑफ gr/2। क्या करना है अब, मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना, निकाल लो, है ना। अब हो जाएगा ना। कुछ कहना चाहते हो, कहो। क्या हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं? करने से बस गलत हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना, क्योंकि केमिकल वगैरह खर्च हो रहा है ना। रॉकेट कैसे फायर किया, कहाँ से आया वो केमिकल, बिना उसके फायर हो जाएगा क्या? बम विस्फोट हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे? आदमी भागेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे? अंदर केमिकल भरा पड़ा है, जिसमें केमिकल होता है उसमें मैकेनिकल नहीं लगाते, है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते, केमिकल वाली चीजें केमिकल से एनर्जी दे रही है ना। इसमें तो हो भी रहा है। किसी विद्यार्थी से ये सवाल हुआ क्या, वो कौन है जिनसे हो गया ये? ऐसा कोई विद्यार्थी इस क्लास में नहीं, सभी भोले लोग बैठे हैं, ठीक है। तो कितने लोगों ने इस सवाल का प्रयास किया, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? अच्छा, इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने की में क्या कमी रह गया बताओ? इतना तो सोचा ही नहीं, बस कुछ भी किए जा रहे थे, है ना। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन में दिया है, देखो इस बात को ना, फिजिक्स सीखने का जो तरीका है, ये मतलब मेहनत करने वाला तरीका नहीं है, बहुत पढ़ना, ये इससे फिजिक्स नहीं सीखी जाती। फिजिक्स सोचने से सीखी जाती है कि ये मैंने क्या किया, करना क्या था, ऐसा हो क्यों रहा था, ये जो कारण पकड़ना होता है, वो कुछ सवाल में पकड़ में आ रहता है। और कभी कभी हमारी बुद्धि, माने कहने, थोड़ी कम होती है, भोले होते हैं हम, तो भोला क्या बहुत प्रयास भी करता है तो फिर नहीं आती। अब उस, जैसे किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हिंदी लैंग्वेज ही नहीं है, तो टाइप करने से कैसे टाइप हो जाएगी, वो तो इंग्लिश ही छपेगी वहां तो, है ना। वैसे ही भोले के साथ होता है, भाई उसके मन में ऐसा विचार ही नहीं आ पा रहा है तो वो कर नहीं सकता है ऐसा। फिर बच्चों के साथ 12th में जाके, भोले बच्चे क्या है 12th में सही होते हैं। अब आप तो 12th में आ गए हो ना। अच्छा, मतलब 11 से 12 तक आते आते थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, 12th के भी एंड तक आते आते, जैसे बच्चे में होता है ना, छोटा बच्चा बोल पाता है, फिर उसके बाद में शब्द सीखता है, ऐसे पहले नहीं बोल पाता है, फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उस छोटी उम्र में उसके सामने उसको बुलाने की करोगे कोशिश, तो जबरदस्ती से नहीं बोल पाएगा वो, एक समय पर ही बोलता है। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है थोड़ा थोड़ा, पर यह है कि जो प्रयास करेगा, जैसे बच्चा बोल तो नहीं रहा है पर घर में तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, सुन जरूर रहे हो कि सब क्या कौन सी भाषा बोली, हमारे तेलुगु बोल रहे हैं। अब तेलुगु लैंग्वेज ओकोटी रेंडु मूडू नालुगु नी पेरू ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर गिनती सीख रहा है ऐसे, ओकटी रेंडु मूडू नालुगु, 1 2 3 4, इंग्लिश वाले ऐसे बोल रहे हैं, हिंदी वाले 1 2 3 4। तो ऐसे मतलब अगर उसके आंखें बंद कर देंगे, कान बंद कर देंगे, तो फिर वो तमिल तेलुगु कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
पर जो भोले बच्चे अटेम्प्ट करेंगे वो उस बच्चे की तरह है जिनसे हो तो नहीं रहा है, पर वो एक दिन बोलता है, एक दिन तमिल बोलता है वो, क्योंकि तमिल वाले घर में रहता है। एक दिन वो हिंदी बोलता है, हिंदी वाले घर में रहता है। तो एक दिन फिजिक्स का सवाल करता है, क्योंकि फिजिक्स करता रहता है। तो सवाल सबको करना है, हो ना हो, और कारण ढूंढना है, जल्दी से जल्दी कारण ढूंढो। तो मैंने, अच्छा देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि उन्होंने बोला कि रॉकेट फेंका, मैंने फेंका। इन्होंने बोला कि आर हाइट पे पहुंचा, मैंने पहुंचाया। फेंकने पे कितनी वेलोसिटी होती है, मैंने निकाला। फिर बोला कि फेंका तो ये सर्कल में गया, वो भी मैंने माना। अब मैंने ये सोचा कि सर्कल में गया कैसे होगा, जा तो ऊपर रहा था, तो फिर कुछ धक्का मुक्की हुई होगी। फिर वो ये बात सोचने वाली। अब कुछ लोग इसको सोचते नहीं है, और जैसे ये सोचते नहीं फिर ये होता नहीं, है ना। फिर अब देखो कि आप कहाँ गड़बड़ो, और फिर तरीका ढूंढ लोगे ना। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स, पूरी फिजिक्स थोड़े दिन में आ गई, मतलब किसी भी एक चैप्टर में पकड़ लिया। फिर आपको लगेगा कि अब तो बस मैं सब पकड़ लूंगा, सारे चैप्टर कर दूंगा, कि ऐसे ऐसे सोचना होता है ही ऐसा, है ना। अभी इसमें आगे बढ़ो, और बताइए कोई सिक्स के अलावा। नाइन्थ में भी प्रॉब्लम आ गया। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में ऐसा दे रखा है कि थोड़ा सा ग्राफ जो है प्रॉपर स्केल में नहीं, यूं कहना चाह रहे हो। तो क्वेश्चन में वैसे दे रखा है कि एक स्फेयर का रेडियस 1 है और एक स्फेयर का रेडियस 2 है क्या, 2 दे रखा है। तो फिर ये जो ग्राफ ग्रेविटेशन फील्ड का है, तो फिर ये ऐसे 1 और 2 तक कहाँ तक जाना चाहिए था। देखो जिसका रेडियस 1 है उसका ग्राफ तो अंदर इंक्रीज करना चाहिए 1 तक, है ना। उसकी रेडियस तक इंक्रीज करता है ना ग्रेविटेशन फील्ड, सेंटर पे 0 होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, फिर घटता है। तो ये ग्राफ इसका जाना चाहिए था, हाइट इसकी 1 तक ही जानी चाहिए, 1 वाले का तो। और 2 वाले का, अच्छा ये तो नंबर की वैल्यू दे रखी है। अरे ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। इधर में हाइट इस जमीन रेडियस के हिसाब से 1 तक जाना चाहिए, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 के ऊपर पीक होगा, वो तो लगभग दिख ही रहा है। और दूसरा वाला 2 के ऊपर होगा। अब इसकी वैल्यू जो आ रही है ये कुछ बीच में ही आ रही कहीं, तो इससे आंसर नहीं आ रहा होगा। तो क्या करने से आ रहा बताओ, 2 मानने से आ रहा है ना। तो ये क्या है, डायग्राम की कमी है, आपकी कमी नहीं है ना। ये भी एक समस्या होती है कि क्वेश्चन देने वाला गलती कर जाता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में करेक्शन हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे। और बताइए 13th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इसमें ऐसा लिखा है कि एक सैटेलाइट चलता है बहुत ही करीब धरती के, और रफली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। बाय फायरिंग रॉकेट अटैच्ड टू इट, इट्स स्पीड इज इंस्टेंटली इंक्रीज √3/2. Due to this, farthest distance from the center of the earth of the satellite reaches is r. वैल्यू क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया। ये कह रहे हैं कि धरती के बहुत करीब ऑर्बिट में घूमता था वो, यानी उसके ऑर्बिट का रेडियस आर ही मान लीजिए। तो जो घूमता था उसको हमने वेलोसिटी प्रदान कर दिया। इस समय जो वेलोसिटी थी √gm/r, ये v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना है। इसकी वेलोसिटी को हमने √3/2 टाइम्स लार्जर, इसका क्या मतलब होता है।
इंक्रीज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो दैट इट बिकम्स टाइम्स लार्जर, है ना। बिकम्स हो गया मतलब फाइनल √3 हो गया v0। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो गई √3/2 v0। ये कहना चाह रहे हो? वो लार्जर होकर के बिकम हो गया, है ना। ऐसा इतना बिकम, ऐसा बोला ना, बिकम्स दिस, बढ़ करके इतना हो गया। भाषा का ऐसा अनुवाद हो रहा है, हिंदी ट्रांसलेशन करें। देखो पूरा ट्रांसलेशन करता हूं, शब्द के अनुसार क्या बन रहा है। By firing rockets attached to it, its speed instantaneously increased in the direction of motion so that it becomes √3/2 times larger, है ना। तो इसमें ऐसा लिखा है कि इससे जुड़े रॉकेट को आग लगाने से इसकी स्पीड तुरंत बढ़ जाती है उसी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में, है ना, जो कि √3/2 टाइम्स बड़ी हो जाती है ना। ऐसा मतलब आधा आंधी अंग्रेजी ऐड हो रहा था। इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट एंड बिकम्स दिस अमाउंट, है ना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो अपन ने ये पढ़ा था टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ½ mv² और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ½ mv², तो 3/2 Gm/r, फिर प्लस माइनस Gm/r इंटू एम। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं -Gmm/2a, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां से कितना हो गया टोटल, Gmm/r कॉमन आ गया, 3/4 -1, तो -Gmm/2a। तो ये कितना हो गया, Gmm कट गया, -1/4, माइनस माइनस हट गया, तो 1/4r इज इक्वल टू 1/2a, तो a इज इक्वल टू 2r। क्या बात कर रहे हो, ये नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा, टोटल एनर्जी लिखा। ये लिख दिया ना पोटेंशियल एनर्जी की जगह -Gmm/r, पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल रख दिया। ये ठीक सॉल्व किया क्या, ½ mv², तो ये कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 2r, सेमी मेजर एक्सेस a, है ना। तो 2a कितना हो गया, 4r। अच्छा ठीक है, बात समझ गया मैं। तो इसका जो पाथ होगा वो अब ऐसा होगा, और ये डिस्टेंस होगा 4r। ऐसा तो क्लास में किया था, है ना। अब ये 4r आ गया, तो कहां से डिस्टेंस पूछा है, सेंटर से डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस 3r हो गया। आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर देखना नहीं आता यूं कह रहे हो।
ठीक है, देख लो अच्छे से। और बताइए कोई दूसरा सवाल। हो गए सारे? 19? 19 पूछना चाहते हैं? देखो भाई 19। क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा दे रखा है कि दो सैटेलाइट है जिसका हाइट 600 और 1600 है, और उनके टाइम पीरियड टी ए और टी बी है। तो टी बी माइनस टी ए का वैल्यू क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, हर कोई जानता है। अब यहाँ पे सब कुछ तो दिया हुआ है, जी एम, मास भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। अगर आप इसको जी की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है ना, ऐसा कर लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर। वैसे तो परफेक्ट आंसर चाहते हो तो जो दे रखा है सब ले लो, है ना। जो गिवन है उसी का यूज कर लो। थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो जी आर स्क्वायर हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट जी आर, आर की पावर 3/2। अब ए का टाइम चाहिए, रूट जी आर। अब देखो ए का हाइट कितना दिया है अपन को, ए है 600 किलोमीटर, तो 6400 प्लस 600 7000 हो गया, तो 7000 की पावर 3/2। ठीक है, ऐसा हो गया। और बी वाला कितना है, 1600 और जोड़ना है, 8000। तो टी बी इज इक्वल टू 2 पाई रूट जी इंटू आर, 8000 की पावर 3/2। अब आपको निकालना है घटा के टी बी माइनस टी ए, तो टी बी माइनस टी ए, तो 2 पाई अपॉन रूट जी आर, 8000 की पावर 3/2 माइनस 7000 की पावर 3/2। क्या कहते हो, घटा लोगे? घटाने में क्या रखा है? कैसे घटाओगे? कैसे घटा रहे हो भाई? घटाना जानते हो? पहले रूट निकाल लोगे हैं? अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाएगा, क्यूब तो है नहीं। अच्छा, फिर उससे आ जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा और कोई तरीका सोचते हैं।
है, मीटर में कन्वर्ट करें। अभी ये तो किलोमीटर लिखा हुआ है। अच्छा, और करना पड़ेगा। 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर में जाना पड़ेगा ना। 2π/√10 इंटू 6400 इंटू 10⁻³। अब ये अंडर रूट में आ गया। 8 इंटू 10⁻6 की पावर 3/2 -7 इंटू 10⁻6 की पावर 3/2। पावर बाहर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बाहर? 3/2 करने से 6/2 3 हो गया, 9 आ जाएगी। और 5 नीचे, 4 बच जाएगी। तो 2π/64√10 इंटू 10⁻4, फिर 8 की पावर 3/2 -7 की पावर 3/2। अब छोटा लग रहा कुछ। अब 8 की पावर 7/2 और 8 की पावर 3/2, 7 की पावर 3/2। ऐसा करें क्या? 8 की पावर 3/2 -7 की पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 9 -1 की पावर 3/2 -9 -2 की पावर 3/2। 9 बाहर ले लेते हैं, है ना। तो 9 का रूट लेके 3 आ गया, 3 का क्यूब 27। 1 -1/9 की पावर 3/2। ऐसे दोनों में आ जाएगा। -1 -2/9 की पावर 3/2। फिर अब बाइनोमियल लगा दें। 27 इंटू 1 -1/6 -1 प्लस 1/3 1/6 27/6 9/2 4.5 4.5 है। जरा कैलकुलेटर से बताना कितना है। 8 की पावर 3/2 -7 की पावर 3/2। 4.11 आ रहा है, 4.5 आ गया। हाँ, वो थोड़ा सा 2 और 9 में ज्यादा अंतर नहीं है, है ना, इसलिए थोड़ा सा एरर आ रहा है। एक हाइयर टर्म और ले लो बाइनोमियल का, फिर सही हो जाएगा। बाइनोमियल का एक सेकेंड टर्म और ले लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पर इतना क्या करोगे? अच्छा अच्छा, कम्पिटिटिव ऑप्शन है कि नहीं है ये भी चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि टाइम की पावर से आउट हो जाते हैं, है ना। जो अपन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसका आंसर कितनी पावर का आना चाहिए, उसी में ही मामला। हमारा आंसर किस पावर का आ रहा है? इधर 64 है ना, 8 हो गया। देखो 10 और पाई और √10 तो कट गया, है ना। पाई और √10 तो कट गया और 1/32 हो गया। 1/32 यानी 1/33 हो गया। 1/33 क्या होता है?
1.33। इसको पूरा सॉल्व करने से 1.39 इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है। तो आंसर किस तरह का, इंटू वो भी करना पड़ेगा ना, डी वाला। नहीं, इसमें 4.5 भी मल्टीप्लाई कर दिया वो जो ऊपर वाला है ना, डी वाला मिल रहा है, वही दिया है। देखो करना पड़ रहा है, क्या करें। और कोई तरकीब लगाई किसी ने क्या, ऐसे ही किया बस? ठीक है, और बताइए कोई दूसरा सवाल। 16, 24, 16 कौन पूछ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ। सवाल नहीं हो रहा, बस सवाल समझा दो। अच्छा ये बताओ कि 16 किस किस से हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 किस किस से हो गया। इधर से 3-4 लोग हैं, इधर बैठे हैं, तुम्हारे तो अगल बगल में पीछे बैठे, अगल बगल वालों से नहीं हुआ है। ठीक है, फिर बताना पड़ेगा। तो प्लेनेट है एम और 16 एम, रेडियस ए और 2 ए, सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 ए। तो देखो ऐसा है, एक एम मास का, एक 16 एम मास का, ये एम मास का, ये 16 एम मास का। इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10 है। इसका रेडियस है और इसका रेडियस 2 है। इसका एम, इसका 16 है। ऐसा इसका डायग्राम होगा। ठीक है, अब ये अपन को एक पत्थर फेंकना है इधर से उधर, कम से कम वेलोसिटी देना है। किधर से फेंकना है, एम वाले से, एम से 16 एम की तरफ, एम से 16 एम लार्जर। अच्छा 16 एम वाले से, यहां से फेंकना है इसको यू से। तो अपन ये जानते हैं कि एक जगह है कि जहां पर इसका इलाका और इसके इधर इसका इलाका, यहां पर पहुंचाना पड़ेगा और वहां पे वी जीरो करना पड़ेगा। तो इलाका ढूंढना पड़ेगा कहां पर होता है, हो जाएगा ना। जिस जगह पे दोनों का जी बराबर हो जाएगा, उसके बाद में इस तरफ जाने के बाद वो उधर चला ही जाएगा। ठीक है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा पॉइंट को। है, रिवॉल्व करवाना ऐसा लिखा हुआ है। रिवॉल्व क्यों करा रहे हो, क्यों करेगा। ऐसे अपन पत्थर छोड़ेंगे तो फील्ड में जाने के बाद रिवॉल्व करता है क्या, नीचे गिरता है ना। रिवॉल्व करने के लिए वेलोसिटी देंगे तो रिवॉल्व करेगा। आगे बढ़ो। 24 पूछा था। अच्छा, टू सैटेलाइट्स revolves around the planet in its circular coplanar circular orbits in anti-clockwise direction. The period of the 1 hour 8 hour. Radius of the orbit of nearest is this. Angular velocity of the farthest satellite as observed from the nearest satellite at the instant when the both satellites are closest. अब इसमें क्या हो गया कि एक तो सैटेलाइट का रेडियस ये है, एक का ये है। ये इसका रेडियस
ये इसका रेडियस, ये घूम रहा है इधर और ये घूम रहा है इधर। अब इसको ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर ये है। यहां से उसको देखा ना, तो ये जो वॉयलेट कलर का वेक्टर है इसके घूमने की रेट पूछी है, तो इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की ओमेगा 1 r1 और इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 r2। तो इसका ओमेगा जो होगा, ओमेगा रिलेटिव, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर रिलेटिव, तो ओमेगा 2 r2 माइनस ओमेगा 1 r1 अपॉन r2 माइनस r1, ये पूछा है। जो पूछा है उसका जवाब तो शायद ये है, और दोनों के ओमेगा को घटा रहे हो वो तो अलग चीज है ना। कह रहे हैं कि उस प्लेनेट से देख रहे हैं उसको, तो उससे बैठकर देखेंगे तो उसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो किस रेट से घूम रहा है, ये पूछा है। तो उसका आंसर तो इस तरह से आएगा, फिर आ जाएगा शायद, है ना। किसी ने किया होगा ऐसे, आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। और बताइए। हाँ, डायरेक्ट ओमेगा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट ओमेगा माइनस करने से ये आएगा कि ये जो ग्रीन वेक्टर है और ये जो दूसरा ग्रीन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है? इन दोनों के बीच का एंगल कैसे चेंज हो रहा है ना। वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप मुझे बताएं और कोई सवाल। 28, अच्छा 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, क्या है ये तो बचपन में छोड़ दिया हमने। आप देखो, मुझे तो परीक्षा देनी नहीं है, आप लोगों को देनी है, तो इसका अध्ययन करना भाई, है ना। ये अध्ययन कहाँ से करोगे? तो एक विद्यार्थी बोला सर मैं तो एनसीईआरटी खोज मारा, मिला नहीं, एनसीईआरटी में उसको मिला नहीं। तो आप लोग खोजना देखे, वो कोई गलत तो नहीं बोला था, है ना। एनसीईआरटी में खोज के बताना, नहीं मिले ना तो फिर मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी में ढूंढना, और तो कोई दुनिया में कहाँ मिलेगा। एचसीवी तो नहीं मिलेगा, एचसीवी में तो नहीं दिया हुआ। ऐसे भी कोई सवाल पूछता है। 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के जो बच्चों का क्या हुआ होगा? 2023, धोखा होगा। एक को ये सवाल करने के लिए मिले और एक को कोई ऐसा सवाल मिले। सुबह वालों को क्या मिला था 25 जनवरी का? सेकेंड शिफ्ट का है ना। सुबह के शिफ्ट में सवाल ही नहीं आएगा। ग्रेविटेशन का आया नहीं, दूसरे टॉपिक का है। अच्छा, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना। नहीं, इसमें क्या सारे दे नहीं रखे होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बात पूरी हो गई। आप लोग इसका अध्ययन करके मुझे बताएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा, मैं भी मोबाइल से पढ़ के बताऊंगा, है ना। ठीक है, ये रखो।
तो अब आगे बढ़ना था अपन को, आगे बढ़ना था, है ना। पिछली क्लास में अपन ने रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। अभी रेजिस्टेंस के ऊपर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये करते हैं, ये इसकी साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी। अब एक डायरेक्शन तो करंट की ये हो गई, ऊपर से नीचे जाना, और एक करंट की डायरेक्शन ये हो गई, इधर से इधर जाना। ये हो गई डायरेक्शन वन, ये डायरेक्शन टू। तो आपसे पूछा है फाइंड R1 डिवाइडेड बाय R2 फॉर टू गिवन डायरेक्शंस। R1 R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो रेजिस्टेंस है वो इस दिशा और उस दिशा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि किसी का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, रेजिस्टेंस तय करने से पहले दिशाएं तय करनी पड़ती है, किधर से किधर जाएंगे। आगे छोटा सा सीधा सा सवाल है, देखो इसका जवाब। सबसे पहले R1 लिखते हैं। वन है ये ऊपर वाली डायरेक्शन, तो इसके जो परपेंडिकुलर आता है वो तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं, रो एल बाय, है ना, रो फॉर रेजिस्टिविटी। तो इसकी रेजिस्टिविटी तो एक ही होगी, एक ब्लॉक का एक ही रेजिस्टिविटी होता है, तो रो की जगह तो रो आ गया। लेंथ वो होता है जिसके अलोंग करंट ट्रेवल करेगा, तो करंट ट्रेवल करेगा बी की डायरेक्शन, बी की लेंथ, तो यहाँ पर बी आ गया। सामने आने वाला एरिया ए इंटू सी, तो एरिया हो गया ए इंटू सी और लेंथ हो गया बी। ऐसे जब R2 लिखने की बारी आई, रो, अब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो लेंथ है ए और एरिया हो गया बी सी। अब हमको चाहिए R1 बाय R2, तो रो बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय रो ए अपॉन बी सी। तो ये रो कट गया, सी हट गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा हमको मिल गया। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास ये है एक, इसका लेंथ है एल, इसका रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया कि इसका रेडियस आर है, आर रेडियस का है। अब हमने इससे क्या किया कि दो अलग अलग हिस्से करवा दिए। एक तो
वायर बीच में से निकाल लिया इसमें से, जिसका रेडियस r/2 है, और जो बाकी बचा वो दूसरा वाला वायर हो गया। इसमें से बीच में से हिस्सा हमने निकाल लिया, इस r में से अंदर से r/2 वाला हिस्सा अलग कर लिया, एक तार के दो तार बना दिए। अब इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, तो पूछा है R1/R2, वो कितना होगा? किस डायरेक्शन के लिए? इस डायरेक्शन के लिए ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट का फ्लो ऐसा होगा, इसके अंदर इधर होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा। तो उस डायरेक्शन के लिए इनके रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा? बहुत ही सीधा है ये तो। चलो मिला रहे हैं सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस का फार्मूला है ρL/A। तो R1 लिखते हैं हम, रो लेंथ तो इसका L ही, एरिया इसका πr/2 का स्क्वायर, तो 4ρL/πr²। अब R2 की वैल्यू ρL/π। अब देखो टोटल एरिया πr² था, उसमें से πr²/4 चला गया, तो यहाँ पर r² माइनस r²/4, तो 4ρL/3πr²। अब अपन को तो R1/R2 चाहिए, तो 3:1 ऐसा आ गया। रेजिस्टेंस किसका? 1 का 3 गुना है, बीच वाले वायर का 3 गुना ज्यादा है, ऐसा हमको पता लग गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में ये जो वायर है इसका लेंथ है L। अब हमने इसको क्या किया कि ऐसे खींच दिया, इसका रेजिस्टेंस R है, और इसको खींच करके इसकी लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया, NL। इस वायर को खींच करके इसकी लंबाई को NL कर दिया, L से NL। तो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था कभी R, अभी है R'। फाइंड R'/R। करंट इसमें ऐसे ही फ्लो करना है वायर में।
तो आंसर आ गया सब लोगों का। देखो तो आर की वैल्यू तो हो गई रो एल बाय आर डैश रो एल डैश बाय ए डैश, ऐसा हो जाएगा। अब एल डैश की वैल्यू तो हमको दे रखी एन टाइम्स एल। अब हम ये जानते हैं कि वायर को खींचने से मास नहीं बदलता। इसमें तो सब लोग मानते हैं वायर खींचने से भारी हल्का नहीं होगा, जितना वजन है उतना ही रहेगा। ठीक है, नेचर नहीं बदलता, मतलब लोहा है तो लोहा रहेगा, सोना नहीं हो जाएगा। है ना, खींचने से, है ना, कॉपर का वायर तो कॉपर का ही रहेगा। तो कॉपर की तो डेंसिटी एक फिक्स ही होती है, भले ही वो कैसी भी शक्ल में रहे। क्या खींच करके हम कॉपर की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं? हैं, कॉपर का तार ऐसे खींचेंगे तो क्या कॉपर की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ा सकते। खींचने से हम ये काम कर सकते हैं कि उनके एटम्स की पोजीशन जो है ऐसे विड्थ से घटा करके लेंथ में ले आएंगे। जो साइड में होंगे वो ऐसे लाइन में आ जाएंगे। वो जो डिस्टेंस है बीच का वो उन्हीं के फोर्सेस से तय होगा, है ना। तो खींचने से डेंसिटी नहीं बदलेगी, मास नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलेगी, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो सॉलिड के साथ ये है कि सॉलिड की मार पिटाई करने से उसका स्वभाव नहीं बदलता है। जो सॉलिड बन गया है, छोटे बच्चे की मार पिटाई करने से तो कुछ बदल जाता है। सॉलिड बोले तो आदमी बन गया, अब उसमें चेंज नहीं होता, आदमी को मारे पीटे नहीं चेंज करता, है ना। बच्चे को मार पिटाई से चेंज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, सही कर लेते हैं, है ना। बड़ा होने के बाद में मारने पीटने से कुछ चेंज नहीं हो सकता है, ये अपन को पता लग रहा है ना। तो वॉल्यूम चेंज, तो सॉलिड के सवाल में तो अब देखो अपन ने सवाल करते हो कई बार, इवन लिक्विड के अंदर भी वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं। पानी की ड्रॉप मिल गई, बड़ी ड्रॉप बन गई तो वॉल्यूम कंजर्वेशन। पर गैस में नहीं लगाते हैं, वहां पर मोल कंजर्वेशन लगाते हैं। गैस वाले केस में मोल कंजर्वेशन, लिक्विड में वॉल्यूम कंजर्वेशन, सॉलिड में वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो इसके फॉर्मूले से ए डैश एल डैश ए एल, तो ए डैश इज एन टाइम्स एल ए एल, ए डैश आ गया ए बाय एन। अगर आप लेंथ को एन टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो एरिया एन टाइम्स डिक्रीज करेगा, ऐसा पक्का हो गया। तो एन एल अपॉन ए बाय एन, तो ये हो गया एन स्क्वायर रो एल बाय ए। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर, आर डैश जो है एन स्क्वायर टाइम्स आर होता है। ठीक है, तो इस तरह से रेशो आ गया एन स्क्वायर। तो लेंथ को दुगना करने से रेजिस्टेंस चार गुना बढ़ जाएगा, ऐसा पता लगा खींचने से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इफ लेंथ ऑफ वायर is increased
by 20% and area is decreased by 5%, keeping same material, find परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब यहां पर ये नहीं पता है कि लेंथ कैसे बढ़ाए, वायर जोड़ के भी बढ़ा सकते हैं, है ना। एरिया कट करके अलग करके 5% घटा सकते हैं, लेंथ वायर की ज्यादा ले लें। अब यहाँ पर इंक्रीज करने के तरीके में एरिया का भी इन्होंने हिसाब दे दिया, यानी जैसे भी किया होगा कर लिया होगा। मटेरियल चेंज नहीं किया है, लेंथ बढ़ा लिया है, एरिया घटा लिया है, तो एक वायर लंबा ले लिया है, छोटे एरिया का ले लिया है। तो ऐसा करने से रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज आया। परसेंटेज चेंज के सवाल पुराने जमाने में तो बहुत ही आते थे, हर एग्जाम में आ ही जाते थे। अब ये पुराने हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन, है ना। पूछने नहीं लगे अब लोग, पूछते कम है। इस साल भी हालांकि परसेंटेज एरर का एक सवाल था, फोकल लेंथ वाला। वो तो ऐसे सवाल पहले भी आ चुका है, अपनी शीट में भी था, है ना। 33 आ रहा है, 8%, हाँ 10%, 26%। ये तो कोई कौन सी क्लास में आते हैं, 9th 10th में आते हैं, 10th में, 10th वाले सवाल, 10th का क्वेश्चन आ गया। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो पहले का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं रो एल बाय ए, ऐसा हो गया। बाद का रेजिस्टेंस आर डैश रो, अब कह रहे हैं कि लेंथ बाद वाली 25% हो गई, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो एल डैश को हम लिख सकते हैं 1.2L। 20% इंक्रीमेंट होने का मतलब 1 + 0.2, ऐसा हो गया ना। एरिया जो है 5% डिक्रीज हो गया, तो 5% डिक्रीज हो गया तो क्या 0.95A, ऐसा लिख सकता हूँ। एरिया 5% घट गया तो ऐसा, लेंथ 20% बढ़ गया तो वैसा। तो यहाँ पुट कर देंगे रो इंटू 1.2L 0.95A, तो ये आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय 0.95 R। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं R डैश अपॉन R 120/95। तो अब इसका चेंज लिखना चाहते हैं तो R डैश माइनस R अपॉन R, तो 120 माइनस 95/95, तो ये कितना होता है 25/95। तो इसको 5 से काट देते हैं 19। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100, 5/19 इंटू 100,
26.3%। तो इस तरह से निकालते हैं। ये तो छोटी 10th क्लास का सवाल हो गया, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं खास, है ना। ठीक है, एक और सवाल करते हैं परसेंटेज का। कितने विद्यार्थियों का है 26.3? क्या बात है, 10th सब अच्छे पढ़ के मतलब, है ना। अभी देखो एक और सवाल। ये जो वायर है, लेंथ इंक्रीजेस बाय 3% और रेडियस ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 2%। वायर की रेडियस को 2% बढ़ाया और लेंथ को 3% बढ़ाया। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया? -1%। आ गया। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। एल एन आर, एल एन रो, एल एन एल माइनस एल एन पाई -2 ln r। दोनों तरफ लॉग लेने से ऐसा हो जाता है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1/r इंटू डी आर, ये तो रो तो कांस्टेंट है, डी एल अपॉन एल, पाई तो कांस्टेंट है, -2 dr/r। तो dr/r इज इक्वल टू dl/l -2 dr/r। अब इसको पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज, तो इसका चेंज इन लेंथ 3% बढ़ाया। 3% -2 इंटू 2%, तो -1%। तो परसेंटेज चेंज आया -1%, यानी रेजिस्टेंस 1% घट गया। ये आ रहा होगा। छोटे चेंजेस के लिए डिफरेंशिएशन का उपयोग किया जा सकता है ना। एरर वाले सवालों में भी किया जाता है। कम चेंजेस निकालने हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे कुछ टेम्परेचर चेंज वाले सवाल भी पूछ सकते हैं।
अब सीधे सीधे होंगे फॉर्मूला बेस्ड, लगा लेंगे। R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, एल्फा दे देंगे, डेल्टा टी निकाल लेंगे, है ना। नहीं पूछ रहा हूँ, हो जाएंगे, मतलब शीट वीट में मिल जाएंगे। इसके आगे बढ़ता हूँ। रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक बात मैंने बता दी। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। अभी सर्किट के अंदर जब यूज करेंगे थोड़ी सी बात और करेंगे। पहले हम बैटरी, एक और सदस्य है इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर दो चीजों से चलता है, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी। रेजिस्टेंस तो आ चुका है हिसाब में। अब बैटरी का और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि होती क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो बैटरी के बारे में जानने के लिए हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ए फ्री चार्ज kept near to matter is attracted towards matter। तो पहली बात हमने ये कही कि कोई भी स्वतंत्र चार्ज अगर आप रखोगे तो वो स्वतंत्र रह नहीं पाएगा, पड़ोसी उसको खींच लेगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्वतंत्र चार्ज है, अब ये स्वतंत्र है तो ये अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, कहीं भी चला जाए, इसी को स्वतंत्र कहते हैं, है ना। ये जैसे कोई बच्चा क्लास से उठ के बाहर चला जाए, फिर आ जाए, है ना। ये है कि ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी आए जाए, ये स्वतंत्र है। परंतु अगर इसके बगल में कोई सब्सटेंस रख दिया जाए यहाँ पर, फिर ये सब्सटेंस इसको बुला लेता है कि इधर उधर कहाँ भटक रहे, आओ यहाँ, घूमो यहाँ पर कहीं, इधर वैक्यूम में कहाँ घूम रहे। तो इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ प्लस डेवलप हो जाता है और ये प्लस के पास चला जाता है। तो ये आदत की बात बता रहे हैं हम, है ना। यानी अगर अपन हवा में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो हवा के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेंगे कि हमको दे दो, ऑक्सीजन पकड़ लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा। अकेला इलेक्ट्रॉन हवा के बीच चल ही नहीं पाएगा। वो कह रहा है नहीं, मैं नाइट्रोजन के साथ नहीं जाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो H2O के साथ जाऊँ। बोले ऐसे जबरदस्ती नहीं चलेगी, है ना। नहीं मिलता H2 यहाँ पर, N2 ज्यादा मिलता है, तो N2 पे बैठना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है आजाद रह नहीं पाता। इसलिए आप देखेंगे कि जो आगे के एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिकों ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो वैक्यूम ट्यूब में किए। पहले एयर को फेंका है साइड में कि खाली करो जगह, फिर हम इलेक्ट्रॉन को चलाएंगे, कुछ उनको आजादी देंगे, फिर उनसे कुछ पता चलेगा, है ना। तो जितने भी आगे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो फ्री चार्ज पार्टिकल वाले, उन सभी में अपन मैटर को अलग करके रखते हैं, नहीं तो मैटर उनको पकड़ लेते हैं, है ना। तो फ्री चार्ज पार्टिकल सब्सटेंस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको अपन ये कह सकते हैं, एवरी सब्सटेंस हैव सम affinity towards free charge particles। इसको मैंने जो लिखा है इसको दूसरे शब्दों में कह दिया है। प्रत्येक पदार्थ के लिए का फ्री चार्ज के प्रति कुछ लगाव होता है। लगाव बोले तो बुलाव कि आओ,
है ना, सम्मान कर रहे हैं कि आइए हमारे घर बैठिए, तो उनको बुला रहे हैं, लगाओ नहीं तो जाओ जिधर जाना, हमें क्या मतलब, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बुलाया जा रहा है, और सभी मैटर बुलाएंगे, सभी सब्सटेंस बुलाते हैं, ठीक है। बैटरी की वर्किंग में इस बात का रोल आने वाला है, इसलिए बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो कहना चाहते हैं, अब सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं। अब यहां पर एक सब्सटेंस है, यहां पर दूसरा सब्सटेंस है, और इसके बीच में अपन ने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इसकी वजह से एक एफिनिटी फोर्स, ये 1 है ये 2 है, F1, इसकी वजह से F2, ठीक है। अगर हमने एक फ्री चार्ज पार्टिकल को दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में रख दिया, न सिर्फ दो अलग अलग सब्सटेंस, हम कह सकते हैं कि एक ही सब्सटेंस छोटा बड़ा हो सकता है ना। दोनों ही लोहे के टुकड़े हैं पर एक छोटा एक बड़ा, ऐसा हो सकता है, शक्ल अलग अलग है ना, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ कि दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच रखा गया इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है। कोई कुछ ज्यादा जोर से खींच रहा है, कोई कम जोर से खींच रहा है, तो उसके हिसाब से ये शिफ्ट किसी एक की तरफ होगा। वन सब्सटेंस हैव ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स स्पेसिफिक चार्ज। वैन नहीं लिखना है, देन अदर। एक सब्सटेंस दूसरे की अपेक्षा एक विशिष्ट चार्ज के प्रति ज्यादा लगाव रखता है ना। स्पेसिफिक चार्ज बोले विशिष्ट चार्ज, किसी को किसी से ज्यादा लगाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, तो केमिस्ट्री में कहते हैं कि वो 8 पूरे हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे कुछ बोलते लोग, 8 का चक्कर चला रखा है केमिस्ट्री वालों ने, है ना, कि 8 8 कंप्लीट होने चाहिए, पढ़ाते ना, ठीक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो वो पहुंचने वाला चार्ज है उसके प्रति वो लगाव रख सकता है। अगर वो उससे दोस्ती करता है तो, बगल में आकर के पसंद ही नहीं करता है, बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाता है, जाओ भी इलेक्ट्रॉन ठीक नहीं लग रहा है, तो वो पास में आए हुए फिर एक दो आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। फिर हमें तो क्या बैटरी वैटरी बनानी, तो ज्यादा चार्ज जमा करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ चाहिए जो ज्यादा चार्ज के प्रति लगाव रखता हो, है ना। तो अब हम ये एक और दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया कि एक सब्सटेंस एफिनिटी रखता है, दूसरा हमने कह दिया कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग एफिनिटी रखते हैं, है ना। या यूं कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की अपेक्षा किसी एक चार्ज के प्रति ज्यादा एफिनिटी रखता है। तीसरा पॉइंट एक और है, एक केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस when free charge जब कोई फ्री चार्ज पार्टिकल किसी सब्सटेंस की सरफेस पर पहुंचता है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अगर हो सकती है तो होने की संभावना तो हो जाएगी,
है ना, कुछ दोस्ती लायक बात होगी तो हो जाएगी। जैसे मान लो कि हमारे पास में, अगले पेज पे जाता हूँ, ये पॉइंट हो गया। हो गया ना नोट। जैसे मान लीजिए कि ये सब्सटेंस हमारा कॉपर का है और ये जिंक का है, ठीक है, कॉपर और जिंक दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए। अब इसके अंदर हमने है ना H+ और Cl-, ठीक है, H+ और Cl- ऐसे आयंस हमारे पास मौजूद हैं। अब आप लोग केमिस्ट्री के अनुसार बताओ कि भाई ये जो कॉपर के साथ Cl- की कोई दोस्ती हो सकती है क्या? और जिंक के साथ, जिंक के साथ तो होती है, पढ़ रखा है ना, ये चैप्टर में आ गया कि नहीं आया अभी? क्या केमिकल रिएक्शन होती है भाई? आने वाली ZnCl2 बन जाएगा, ऐसे जानते हैं आप लोग? ठीक है, अब कॉपर के साथ क्या बनेगा? CuCl2 भी बन जाएगा। अब किसके साथ बनने में ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा जानकारी लेने की बात। अच्छा, जिंक के साथ ज्यादा संभावना है, ज्यादा एफिनिटी वाला मामला आ जाएगा। अब सुनो आगे की कहानी फिर। ठीक है, तो अभी अपन ने ये बताया, अभी जो पिछला स्टेटमेंट दिया था कि भाई आसपास आजाद चार्ज घूमता हो तो ये लोग बुला लेते, सब्सटेंस बुला लेता है। बुलाने वाले में भी जिसके पास ये पहुंचता है उसकी सरफेस पर एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अब केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती तो क्या होता है, ये दो बातों को डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करो कि इस कॉपर के पास पहुंच गया H+, और H+ जा करके यहां पर जमा हो गया। ये इसको घर में प्रवेश ही नहीं कर रहा, बुला तो लिया, बाहर ही बिठा देता कि बैठ जाओ इधर ही, है ना। अभी H+ क्या है कि पास में आके बैठ जाता है ना, तो ये फर्दर H+ वालों को मना कर देता है, कह रहे अच्छा आदमी नहीं, जाओ, है ना। ऐसे बाहर बिठा रखा हमको, तो हम लोग तो बाहर बैठे हैं, तो ये 2-3 चांस बैठेंगे और किसी को आने नहीं देंगे, है ना। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होती तो ये H+ जो है ऐसे बाहर दरवाजे पे बैठ जाता है और मना करता है दूसरों को। दूसरा H+ बोले हम लोग बैठे ना, तुम क्यों आ रहे इधर, थोड़ा दूर रहो। तो क्या होता है कि ये अच्छी बात नहीं है सेल वेल के लिए, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये जिंक वाला भी Cl को विशेष लगाव तो रखता है, कहेगा आओ Cl तुम इधर आ जाओ भाई, ठीक है, वो आ जाता है। Cl- भी बगल में बैठा हुआ है। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो ऐसे सरफेस पे जमा हो जाएगा और फर्दर नए चार्ज को आने से रोकेंगे, थोड़ा सा चार्ज लेके बैठा रहेगा। परंतु इसके विपरीत अगर ऐसा ना होकर वैसा हो, आप देखो कैसा हो, जैसे ही H+ यहां पर पहुंचा, ठीक है, जैसे H+ पहुंचा यहां पर, घर में से एक बच्चा आया स्वागत करने के लिए, अंकल जी नमस्ते। उस बच्चे का नाम था इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अंकल, मैं आऊं दरवाजा खोलेंगे। इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पहुंचा हाइड्रोजन अंकल के पास, अंकल को जाकर अंकल के पास गोदी में बैठ गया। तो हाइड्रोजन H+ और माइनस मिला के क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन मिला के H2 भी बन सकता है, दो हाइड्रोजन के एटम है,
दो हाइड्रोजन के एटम आए और दो इलेक्ट्रॉन इधर से आए, मिल करके हाइड्रोजन गैस बन गई, गैस बन के उड़ गई, है ना। घर से इलेक्ट्रॉन उतरा, हाइड्रोजन के पास गया, है ना। इधर ध्यान दो भी, टाइम खत्म हो रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ चला गया और ये हाइड्रोजन उड़ गया। हाइड्रोजन के उड़ जाने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस वाला जो चार्ज, यानी कॉपर के पास क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कॉपर में कोई प्लस का चार्ज आ रहा है, देखिए जरा कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब जब Cl माइनस यहां पहुंचा, Cl माइनस पहुंचा, तो Cl के पास क्या -2 चार्ज होता है क्या, -1, -1 हो गया, तो दो Cl पहुंचेंगे यहाँ पर। तो दो Cl पहुंचेंगे तो इनको रिसीव करने के लिए तो जिंक ही आ जाएगा। अब ZnCl2 जो है, अब क्या होता है ZnCl2, ZnCl2, अब मुझे इसकी थोड़ी जानकारी कम है कि ये Zn जो है ये उतर के केमिकल में बैठ जाएगा या Cl उस पे जाके चिपक जाएगा। ZnCl2 हो सकता है कि इसमें से जिंक का टुकड़ा टूट करके Cl2 के साथ मिल करके नीचे बैठ जाए यहाँ पर, या फिर ये Cl2 जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए। अगर जैसे ZnCl2 डिपॉजिट होगा तो इसका जो माइनस का चार्ज है इस कॉपर पे, तो प्लस के दो चार्ज आ जाएंगे और इस जिंक के ऊपर माइनस के दो चार्ज आ जाएंगे, और ये माइनस चार्ज इसके अंदर मूवेबल है। तो अभी पहले क्या था, ये जो प्लस था ना, ये फर्दर नए प्लस को रोकता था। अब ये इससे माइनस आकर के प्लस इस कॉपर पे चला गया, अब ये प्लस इन प्लस को दूर कर देगा। तो जब कोई कॉपर पॉजिटिवली चार्ज होगा ऐसे, और बगल में हाइड्रोजन आ रहा होगा, तो अब हाइड्रोजन को बुलाने के लिए इस घर में क्या होने वाला है, कॉपर क्या है, कहेगा कि भैया मेहमान आ रहे हैं, थोड़े पीछे चले जाओ, पीछे वाले कमरे में जाओ, मेहमान लोग आए। तो इस प्लस को बुला लेंगे, यहाँ कुछ माइनस माइनस पैदा करके इसके जो प्लस है वो पीछे खिसक जाएंगे। वो प्लस आ रहा है, प्लस प्लस को धक्का मारेगा तो कॉपर में पीछे चले जाएंगे, और आगे इस पे माइनस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। छोटे बच्चे आ जाएंगे, अंकल आइए, इलेक्ट्रॉन जो आगे पहुंच करके बुला लेंगे। तो ये फर्दर प्रोसेस जारी हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी सेल के वर्किंग के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो डिफरेंट सब्सटेंस चाहिए जो अलग अलग चार्ज के प्रति अलग अलग एफिनिटी रखते हो। दूसरा, हमें दो तरह की केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, जैसे ये Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाए, ये H+ के साथ रिएक्ट कर जाए। ऐसा करने से ये प्रोसेस थोड़ी कंटिन्यू हो जाएगी और ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा, और ज्यादा चार्ज जमा हो जाएगा तो जो सेल बनने के लिए जरूरी होता है कि इसके ऊपर कुछ प्लस प्लस का चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो ऐसा करके हमारा सेल बन जाएगा। तो किसी भी सेल को बनाए रखने के लिए हम कुछ इस तरह की डिमांड रखते हैं। तो मैंने आपके सामने 2-3 पॉइंट कहे हैं, तो उनमें से पहला पॉइंट तो ये कि फ्री चार्ज के प्रति सब्सटेंस एक एफिनिटी रखता है। दूसरा, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग एफिनिटी रखते हैं। तीसरा, एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है उस सब्सटेंस के, उस फ्री चार्ज की और उस सब्सटेंस के बीच, तो हमें
ये सब चीजें चाहिए हमें, अलग अलग एफिनिटी चाहिए अलग अलग चार्ज के लिए, और हमें केमिकल रिएक्शन भी चाहिए। जब ये चीजें हो जाएंगी तो हमारे को एक सेल बनाने में मदद बनेगी। तो कोई भी जो सेल होता है उसकी हम तीन चीजें हो गई। तो एक सेल या बैटरी जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर हम एक हिस्सा हो गया पॉजिटिव चार्ज का और एक हिस्सा हो गया नेगेटिव चार्ज का। तो इनको तो अपन, ये प्लस वाला हो गया ये माइनस वाला हो गया, इसका टर्मिनल यहां पर ले लेंगे और इसके बीच में केमिकल सॉल्यूशन जिसके अंदर की प्लस माइनस के चार्जेस रहेंगे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसे। तो ये तो कहलाते हैं इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड। तो हमको दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अपना जो नॉर्मल सेल होता है वो अंदर से कार्बन की रॉड होती है उसमें, है ना, जो सिंपल सेल आता है सूखा सेल, उसके अंदर एक कार्बन की रॉड होती है और एक बाहर की बाउंड्री होती है, जिंक की होती है शायद वो, है ना, जिंक और कैडमियम की मिला के बनती है। ठीक है, केमिस्ट्री में सेल वेल की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। हम तो बस फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है ना, फिर वो डिटेल में जाएंगे कि इसमें ये होता है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है वो बता देंगे, जो भी बताने लायक बात है। तो हमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि ये सब हो जाए। इसमें एक चीज और होती है अच्छा सेल बनाने के लिए, कि है ना, उसमें कुछ फिल्टर टाइप का लगाते हैं ताकि एक तरफ का चार्ज एक के पास जाए दूसरा ना जाए, माने भीड़ भड़के में गड़बड़ हो जाती है दूसरा भी आ जाता है, प्लस जैसे प्लस हो गया तो माइनस है, तो फिल्टर टाइप का कुछ सिस्टम लगाते हैं कि एक साइड एक चार्ज जा सकता है दूसरा दूसरा जा सकता है ना, ऐसे रोक देते हैं, है ना। वो कुछ मतलब कुल मिला के जो लोग उसको समझ पाते हैं ना कि काम अच्छे से और अच्छा सेल बनाए तो क्या करें, तो जैसे जो भी इंजीनियर लोग होते हैं उनका यही तो काम होता है, जो विज्ञान का इस्तेमाल करके दिखाना होता है प्रैक्टिकल, कि सेल कैसे काम करता है। अगर ये जान गए और डिटेल में जानते हैं तो अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है, और फिर उसमें एक इम्प्रूवमेंट बताना होता है कि ऐसा ऐसा कर लो। कोई सेल बेचने वाली कंपनी है, अब उसका सेल चलता है फिर लोग खरीदते हैं, फिर ऐसा इंजीनियर आया उसने देखा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इतनी देर में सेल खराब हो रहा है, अगर ये वाला चीज चेंज कर दें तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, अपना सेल इतने दिन चल जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। तो फिर सब लोग उसको प्रचार करेंगे, देखो हमने सेल का पीरियड डबल कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ चेंजेस किया है, तो उस कंपनी को प्रॉफिट होता है और ऐसे इंजीनियर को इनाम मिलता है कि तो बढ़िया काम का इंजीनियर है ना। तो इंजीनियर लोगों को, इंजीनियर का मतलब यही होता है जो बेसिक रूल्स हम जानते हैं उसको क्रिएटिविटी के साथ जो भी उसको ड्यूटी मिली है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाना, अच्छा करके दिखाना, फायदा करके दिखाना, है ना, या फिर जो चल रहा है उसको मेंटेन करके रखना, है ना, वो भी काम चल जाता है, उससे भी काम चलता है। तो अभी घंटी बज गई, यहीं रोक देता हूँ, अगली क्लास में फिर डिटेल बताऊंगा इस पर। होमवर्क के बारे में क्या बात हुई? HLP के प्रश्न, ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है शायद, टोटल क्वेश्चन ही कम है ना, 11 तो 11 कर लेना, उसमें क्या है, 1 DB भी कर लेना, ठीक है, 1 DB भी।